हेलो एवरीवन, आज डेट है 15 फरवरी 2022 और इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर एनालिसिस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर की इंपॉर्टेंट न्यूज़ को एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करेंगे। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल वोल्केनो आईएएस अकेडमी का लिंक दिया हुआ है। आप टेलीग्राम चैनल वोल्केनो आईएएस अकेडमी के साथ में जुड़ सकते हैं। वहाँ पर हर एग्जाम मीन्स यूपीएससी, स्टेट पीसीएस एंड अदर एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप सभी के साथ में शेयर की जाती है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करेंगे एक ज्योग्राफिकल मैप क्वेश्चन के साथ में। और आज आपका क्वेश्चन ये है कि माजुली आइलैंड को आपको सबसे पहले मैप में व्यू करना है, फिर से रिलेटेड हर इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को एंड इन्फॉर्मेशन को कमेंट बॉक्स में टाइप करना है। सबसे पहले इंडियन एक्सप्रेस के फ्रंट पेज पर जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है वो हिजाब इशू को लेकर के है। कर्नाटका हाई कोर्ट में ये जो हिजाब को लेकर के वहाँ पर कुछ कंट्रोवर्सी क्रिएट हुई कर्नाटका के उडुपी डिस्ट्रिक्ट में, उसको कर्नाटका हाई कोर्ट में अभी डिस्कशन चल रहा है। तो वो स्टूडेंट्स जो हिजाब कैरी करते हैं उन्होंने यहाँ पर अपनी तरफ से बात रखी कि 2012 में जो केंद्रीय विद्यालय हैं उन्होंने अपनी यूनिफॉर्म में कुछ अमेंड किए थे और उस अमेंड के थ्रू इन्होंने ये डिसाइड किया कि जो भी कम्युनिटी जैसे कि सिख कम्युनिटी टर्बन कैरी करती हैं, इसके अलावा मुस्लिम कम्युनिटी की जो गर्ल्स हैं वो हिजाब हेड स्कार्फ कैरी करती हैं, तो उनको सेम उनकी कलर से मैच होता हुआ, यूनिफॉर्म से मैच होता हुआ जो हेड स्कार्फ और टर्बन जो है उसको अलाउ किया था। तो इसी तरीके से कर्नाटका स्टेट में भी जो वहाँ की यूनिवर्सिटीज़ हैं, जो वहाँ की गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, प्री कॉलेजेस हैं, वो अलाउ कर सकती हैं। अब इसमें कर्नाटका क्या अपनी तरफ से बात रखेगा, कर्नाटका हाई कोर्ट क्या डिसीजन लेता है, वो इम्पोर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट न्यूज़ जो है वो यहीं पर फ्रंट पेज पर ही है। आप सभी को पता है 5 स्टेट में प्रेजेंट टाइम में जनरल इलेक्शन चल रहे हैं। तो पंजाब जो स्टेट है वहाँ पर भी जनरल इलेक्शन होते हैं 14 फेब को, लेकिन जब इलेक्शन की डेट डिक्लेयर की गई उसके बाद में 14 फेब के लिए वहाँ की जो पार्टीज़ हैं उन्होंने अर्ज़ किया कि इस डेट को आप एक्सटेंड कीजिए। एक्सटेंड करने का उन्होंने कारण ये बताया कि 14 फेब को रविदास जयंती है और पंजाब वाला जो रीजन है, पंजाब जो स्टेट है, वहाँ पर रविदासिया कम्युनिटी मीन्स रविदासिया जो कम्युनिटी है या फिर एक तरीके से सेक्ट है, उसको फॉलो करने वाली बहुत सारी पॉपुलेशन वहाँ पर रहती है और इसका इफ़ेक्ट इलेक्शन पर गिर सकता है। इसीलिए यहाँ पर जो एक इलेक्शन की जो डेट है उसको इंक्रीज़ करके अब 20 फेब कर दिया गया है। आप सभी को पता है कि जो अगर हम रविदास जी की बात करें तो वो 15-16 सेंचुरी के एक तरीके के मिस्टिक पोइट, या फिर अगर हम बात करें तो हमारी भक्ति मूवमेंट के टाइम के वो पोइट हैं जिन्होंने काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया। उनकी जो टीचिंग्स हैं वो हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उन्होंने हमारी जो कम्युनिटी है उसमें किसी भी पॉइंट के ऊपर कोई डिफरेंसेस को पार्टिसिपेट नहीं किया और ये माना कि सभी लोग इक्वल हैं। इक्वलिटी का जो उनकी टीचिंग्स है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर अगर हम बात करें तो वाराणसी में उनकी रविदास जो जयंती है वो सेलिब्रेट की जाती है। उनका बर्थ प्लेस माना जाता है वाराणसी बनारस में, और वहीं पर ही सेलिब्रेट की जाती है। और इसीलिए वहाँ से पंजाब से जो लोग हैं वो यहाँ पर विज़िट करते हैं और माना गया कि बहुत सारे जो लोग हैं वो रेगुलर यहाँ पर जो फेयर लगता है वहाँ पर पार्टिसिपेट करते हैं, जिसकी वजह से इलेक्शन पर इसका इफ़ेक्ट देखने को मिल सकता है। ओके, तो आर्ट एंड कल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से रविदास जयंती जो है, रविदास जी जो हैं वो आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो प्रेजेंट टाइम में रामानुजाचार्य जी जो हैं वो भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। उनके 1000 ईयर कंप्लीट हुए हैं उनकी बर्थ को, और इसको लेकर के आप देख रहे होंगे कि तेलंगाना में कुछ समय पहले हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने स्टैचू ऑफ इक्वलिटी को अनवेल किया था। इसके अलावा हमने देखा कि हमारे जो प्रेसिडेंट हैं उन्होंने भी गोल्डन आइडल को अनवेल किया है। तो रामानुजाचार्य जी जो हैं वो भी हमारे हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट न्यूज़ यहाँ देखिए। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट न्यूज़ है पेज नंबर 9 पर। यहाँ पर जो आर्टिकल है, एक सेकेंड, हाँ, यहाँ पर जो आर्टिकल रिलेटेड है वो केरला स्टेट को लेकर के है। केरला स्टेट में क्या हुआ था कि एक ऑर्डर पास किया गया, वहाँ पर जज ने ऑर्डर पास किया और उसमें ये बोला गया कि जो वहाँ की गवर्नमेंट जो केरला रेलवे लाइन जो प्रोजेक्ट, या फिर जिसको सिल्वर लाइन प्रोजेक्ट के नाम से जानते हैं, इस प्रोजेक्ट के लिए जो सर्वे कर रही है, जो काम किया जा रहा है, उसको बैन किया गया। तो केरला गवर्नमेंट ने इसको केरला हाई कोर्ट में इसको अपील किया उस ऑर्डर को, और अब केरला हाई कोर्ट ने ये बोला है कि सर्वे करना जो है वो गवर्नमेंट के पास में पावर है और गवर्नमेंट जो है वो इस प्रोजेक्ट का सर्वे कर सकती है।
आप सभी को पता है, अगर हम इस केरला की इस रेल प्रोजेक्ट की बात करें तो ये क्यों न्यूज़ में है। अगर हम केरला के मैप को व्यू करें, इस तरीके से केरला हमारे सर्दर्न इंडिया में एक्सटेंडेड है। तो यहाँ पर वहाँ की जो गवर्नमेंट है वो कोशिश कर रही है कि नॉर्थ टू साउथ तक यहाँ पर जो कोस्टल एरिया है वहाँ पर रेलवे लाइन बनाई जाए और इस रेलवे लाइन के थ्रू कंप्लीट जो केरला है उसको कनेक्टिविटी देने का प्रयास किया जा रहा है। अब लोग इसका अपोज कर रहे हैं। अपोज करने का कारण ये है कि जो कम्युनिटीज़ हैं उनका ये मानना है कि आपने जब सर्वे किया तो हमें क्लियरेंस नहीं दिया था कि आप यहाँ पर जो लैंड है उसको अक्वायर करोगे और फिर उसका यूज़ यहाँ पर रेलवे प्रोजेक्ट के लिए किया जा रहा है। कुछ टाइम पहले आपने देखा होगा कि ई श्रीधरन, जो इनको मेट्रो मैन के नाम से इंडिया में जानते हैं, वो भी हमारे रेलवे मिनिस्टर से मुलाकात की और उनको ये बताया कि ये जो प्रोजेक्ट है इसमें कुछ चेंजेस होने चाहिए, नहीं तो यहाँ की जो बायोडाइवर्सिटी है, जो यहाँ पे बहुत ज़्यादा फॉरेस्ट एरिया है, उसको एक तरीके से उसको नुकसान देखने को मिलेगा। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट आर्टिकल है, इसरो ने 2022 की अपनी फर्स्ट लॉन्चिंग कल कर दी, जिसमें 3 सैटेलाइट्स को उन्होंने लॉन्च किया है। एक जो सैटेलाइट है वो EOS-04 है। इसके अलावा 2 स्मॉल सैटेलाइट्स भी इसमें इंट्रोड्यूस की गई हैं। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट आर्टिकल यहाँ पर है, यहाँ देखिए, अभी हमने फ्रंट पेज पर डिस्कशन किया था कि केवी जो है उन्होंने 2012 में अपनी जो यूनिफॉर्म है उसमें चेंजेस किए थे। तो यहाँ पर ये बता रखा है कि केवी जो है 1963 में जब उसकी इंसेप्शन हुआ, मतलब उसकी फाउंडेशन रखी गई, उसके बाद पहली बार उन्होंने अपनी यूनिफॉर्म को 2012 में चेंज किया है। मुस्लिम जो गर्ल्स हैं, इसके अलावा सिख कम्युनिटी को अलाउ करते हुए कि जो हमारा ड्रेस पैटर्न है उसी को फॉलो करते हुए आप हेड स्कार्फ और टर्बन को कैरी कर सकते हो। अब यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने, HRD जो मिनिस्ट्री है, HRD मिनिस्ट्री ने ये बोला, एक सेकेंड, हाँ, ड्रेस कोड को लेकर के जो हमारा पार्लियामेंट है उसमें आंसर दिया गया और आंसर में क्वेश्चन ये पूछा गया था कि इस तरीके की ड्रेस किस तरीके से चेंज, कुछ भी क्वेश्चन पूछा गया होगा तो उसमें आंसर दिया गया कि देखो जो KVS जो ऑर्गेनाइजेशन है वो एक ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन है। वो एक तरीके से वहाँ पर ड्रेस डिसाइड करना केबिनेट के ऊपर, मतलब ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन है तो खुद डिसाइड की गई है। वहाँ पर जो ड्रेस है, यूनिफॉर्म जो है, उसमें किसी भी मिनिस्ट्री ने या किसी भी डिपार्टमेंट ने वहाँ पर इंटरवीन नहीं किया है। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट आर्टिकल यहाँ देखिए, यहाँ पर जो आर्टिकल है वो FCRA एक्ट को लेकर के है। अभी ऑक्सफैम इंडिया, ऑक्सफैम ऑर्गेनाइजेशन UK बेस्ड है और उसकी जो ब्रांच है ऑक्सफैम इंडिया जो है उसको बैन कर दिया गया। FCRA एक्ट के अंडर जो उसका रजिस्ट्रेशन है उसको रिन्यू नहीं किया गया। तो UK ने इस इशू को इंडिया के साथ में कंसल्ट करते हुए इस इशू को उठाया है कि आपने मिशनरीज ऑफ चैरिटीज़, जो अब मदर टेरेसा ने जिस ऑर्गेनाइजेशन को बनाया था उसके ऊपर भी बैन लगा दिया गया था, लेकिन उसको अब दोबारा स्टार्ट कर दिया गया, रिन्यू कर दिया गया है। तो आपने ऑक्सफैम इंडिया को क्यों नहीं किया? ओके, तो यहाँ पर इस तरीके के अभी प्रेजेंट टाइम में लास्ट मंथ या उससे पहले दिसंबर 2021 में अगर हम देखें तो FCRA एक्ट बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहा है। FCRA एक्ट जो है उससे रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा इशू देखने को मिले थे, बहुत सारे NGO इसकी वजह से न्यूज़ में रहे। तो FCRA एक्ट को हम डिस्कस कर लेते हैं। 1976 में सबसे पहले FCRA एक्ट को लाया गया। FCRA एक्ट का जो नेम है वही आपको शो करता है, फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट। ओके, तो फॉरेन कंट्रीब्यूशन मतलब फॉरेन से कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी NGO को अगर फॉरेन से कोई कंट्रीब्यूशन, कोई डोनेशन मिलता है तो उसको रेगुलेट करने के लिए एक्ट बनाया गया था। कारण क्या था कि मनी, मान लो कोई ऑर्गेनाइजेशन है और वो एजुकेशन के लिए काम करता है और उसमें मनी आ रहा है, फॉरेन से पैसा आ रहा है। अब वो जो पैसा है वो एजुकेशन सेक्टर में ही लगे, ना कि इंडिया की जो इंटरनल सिक्योरिटी है उसके लिए वो थ्रेट बने। वो मनी किसी अलग जगह उसको स्पॉन्सर करके उस मनी का गलत यूज़ भी किया जा सकता है। तो ये जो फॉरेन कंट्रीब्यूशन है इनको रेगुलेट करने की ज़रूरत है। तो 1976 में सबसे पहले FCRA एक्ट लाया गया। उसके बाद में 2010 में इस एक्ट में और 2020 में इसमें कुछ चेंजेस किए गए। चेंजेस के बेसिस पर ही ये जो ऑर्गेनाइजेशन है इनका रिन्यूअल प्रोसीजर स्टार्ट किया गया कि हर 5 साल में आपको अपना जो रजिस्ट्रेशन है उसको रिन्यू करवाना होगा, और अगर आपने रिन्यू नहीं करवाया तो आपको जो भी मनी मिल रहा है बाहर से वो बंद हो जाएगा, और जो डोनेशंस हैं वो जब बंद हो जाएंगे तो आपको ऑर्गेनाइजेशन
उस मनी का यूज़ नहीं कर पाएगा। इसके अलावा बैंक अकाउंट के ऊपर भी उनके रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए कि SBI ब्रांच की जो दिल्ली ब्रांच है वहाँ पर आपका अकाउंट होना चाहिए और उसी अकाउंट में आपका मैनेजमेंट हो, आपका पैसा कितना आ रहा है, पैसा कितना जा रहा है, कहाँ के सेक्टर में आप लगा रहे हो, ये सारा रेगुलेशन वहाँ पर किया गया। इसके अलावा ये बोला गया कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में अगर बाहर से मनी आता है तो उसका ऐसा नहीं है कि आप इंडिया में वो पैसा आपके पास में आया उसके बाद में आपने अदर जो स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन है उनको बांट दिया। मतलब वो मनी जो है आपने जिस टारगेट के लिए डोनेशन लिया उसी टारगेट को कंप्लीट आपको ही करना है। इस तरीके के कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाए FCRA एक्ट के थ्रू इन NGOs के ऊपर, ताकि हमारे इंडिया के लिए जो मनी है वो सिक्योरिटी थ्रेट ना बने। अगर हम प्रेजेंट टाइम में देखें तो पिछले कुछ सालों में ये जो डोनेशन है NGO में वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ था, इसीलिए कुछ न्यू यहाँ पर चेंज किए गए थे। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट न्यूज़ यहाँ देखिए, यहाँ पर जो नेक्स्ट आर्टिकल है वो IISc जो है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस जो है, उनको अपने यहाँ पर एक पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल कॉलेज इस्टेब्लिश करने के लिए 800 बेड की मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल बनाने के लिए बेंगलुरु कैंपस में उनको 425 करोड़ का डोनेशन मिला है। और बहुत ही बड़ी संख्या है, बहुत ही बड़ा नंबर है इतना डोनेशन मिलना, और इसमें प्रोजेक्ट को दिया गया है और ये इंस्टीट्यूट ने अपनी तरफ से ये स्टेटमेंट दिया है। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट आर्टिकल है एडिटोरियल पेज पर सी राजा मोहन का आर्टिकल है। इस आर्टिकल में सी राजा मोहन ने इंडिया की इंडो पैसिफिक रीजन में क्या स्ट्रेंथ है उसके बारे में उन्होंने बताया है। सबसे पहले आर्टिकल की शुरुआत उन्होंने इस तरीके से की है कि अभी प्रेजेंट टाइम में हम देखें तो हमने एक तो डिस्कशन चल रहा है हमारा ऑस्ट्रेलिया के साथ में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर के, दूसरा ब्रह्मोस जो सुपरसोनिक मिसाइल है उस मिसाइल सिस्टम को हमने फिलीपींस के साथ में एग्रीमेंट किया है कि उसको हम ये बेचेंगे, ब्रह्मोस जो हमारा सिस्टम है उसको, क्योंकि फिलीपींस को भी साउथ चाइना सी में काफ़ी ज़्यादा इश्यूज हैं और वहाँ पर अपनी सिक्योरिटी को मैनेज करने के लिए उनको ब्रह्मोस मिसाइल की ज़रूरत है। ये चीज़ें हमें ये दिखाती हैं कि इंडिया का इंडो पैसिफिक रीजन में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग जो है, एक स्ट्रॉन्ग पिलर के रूप में इंडिया वहाँ पर मतलब स्टैंड कर रहा है इंडिया। ओके, अब यहाँ पर इंडिया की इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी जो है वो टू लेग्स के ऊपर चलती है। एक तो इंडिया क्या करे, इस रीजन में जो अपनी नेशनल इंगेजमेंट है उसको स्ट्रेंथन करे, और दूसरा इंडिया ये कर सकता है कि अपने लाइक माइंडेड जो नेशंस हैं उनके साथ में अपनी जो स्ट्रोंगर पार्टनरशिप है उनको भी बढ़ाया जा सकता है। इसके लिए इंडिया काम कर रहा है। प्रेजेंट टाइम में अगर हम देखें तो इंडो पैसिफिक रीजन जो है वहाँ पर इंडिया ने इंडो पैसिफिक रीजन को स्ट्रेंथ करने के लिए जो क्वाड ग्रुप है वहाँ पर पार्टिसिपेट किया, और इसके अलावा वहाँ पर ना सिर्फ हमने पार्टिसिपेट किया, हमने वहाँ पर जब लगा कि चाइना के लिए क्वेश्चन पूछा गया तो हमने ये भी बोला कि हाँ, चाइना के साथ में इंडिया के जो बॉर्डर रिलेशंस है वो काफ़ी लंबे टाइम से कुछ इशू वहाँ पर क्रिएट हो रहे हैं, और एक तरीके से हमें वहाँ से थ्रेट है या फिर हमारे जो इश्यूज हैं उनको लंबे प्रोसीजर के बाद में भी हम उनको एक रिज़ल्ट के रूप में कन्वर्ट नहीं कर पाए हैं। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इंडिया जो है वो अपने लाइक माइंडेड कंट्रीज़ के साथ में, जैसे कि US करता है कि अपने लाइक माइंडेड कंट्रीज़ को स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करता है ताकि अदर जो अपने कंपिटिटर्स हैं उनको काउंटर किया जा सके। आप देख रहे होंगे कि इंडो पैसिफिक रीजन में जो US है उसकी स्ट्रेंथ बढ़ाने का मेन कारण ये भी है कि वो चाइना को काउंटर करना चाहता है। चाइना को डायरेक्ट काउंटर ना करने के कारण उसने इंडिया को स्ट्रॉन्ग के रूप में, एक स्ट्रॉन्ग कंट्री के रूप में डेवलप करने की कोशिश की है। इसके अलावा अगर हम देखें तो अभी प्रेजेंट टाइम में जो ओकस ग्रुप है उसके थ्रू वो कोशिश कर रहा है कि ऑस्ट्रेलिया को स्ट्रेंथन किया जाए ताकि अगर एक कंट्री के ऊपर जो अपनी डिपेंडेंसी है वो ना बनी रह सके। तो यहाँ पर सेम इंडिया भी फॉलो कर सकता है, जैसे कि आसियान कंट्रीज़ को अपने साथ में मिला करके वहाँ की बहुत सारे इश्यूज को सॉल्व करके। इसके अलावा अगर हम देखें तो यहाँ पर जो भी आइलैंड कंट्रीज़ हैं उनके साथ में भी अपने जो रिलेशंस उनको बेहतरीन बना के इंडिया अपनी जो पॉलिसी है, जो इंडो पैसिफिक रीजन है वहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग कंट्री के रूप में एग्जिस्ट कर सकता है। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट आर्टिकल जो है वो यहाँ पर देखिए वर्ल्ड पेज पर है, रशिया और यूक्रेन के इशू को लेकर के। इस आर्टिकल में ये बताया गया है कि रशिया जो है उसने अपने हर डोर को ओपन किया है ताकि डिप्लोमेसी के थ्रू यूक्रेन और रशिया का जो इशू है उसको सॉल्व किया जा सके। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट आर्टिकल एक्सप्लेन पेज पर, यहाँ पर जो फर्स्ट आर्टिकल है वो इंडिया ऑस्ट्रेलिया के बीच में जो ट्रेड एग्रीमेंट का डिस्कशन चल रहा है उसको लेकर के है। इस आर्टिकल में ये बताया गया है कि
नेक्स्ट मंथ मीन्स मार्च 2022 में हमारा जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है उसका जो एक आउटलाइन जो है वो बाहर आ जाएगी। यहाँ पर ये बोला गया है कि दोनों ही कंट्रीज़ के बीच में जो ट्रेडिंग रिलेशंस हैं वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो रहे हैं। फाइनेंशियल ईयर 21 में $12.5 बिलियन के ये रिलेशन थे, लेकिन इस साल जो हैं अगर हम बात करें तो ये जो ट्रेड है वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो चुका है। यहाँ पर अगर हम बात करें, यहाँ देखिए एक सेकेंड, यहाँ पर अगर हम बात करें तो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया जो है वो अपने हर एरिया को बूस्ट अप करने के लिए दोनों कंट्रीज़ जो हैं वो अपनी विन विन कंडीशन में ये जो एग्रीमेंट है उसको साइन कर रहे हैं। यहाँ पर ये भी बताया गया है कि टूरिज़्म सेक्टर जो है उसको भी इंक्रीज़ होगा। दोनों के बीच में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होता है तो उसके बाद में अगर हम करें तो जो स्टूडेंट्स हैं वो भी इंडिया ऑस्ट्रेलिया का जो कोलिब्रेशन है वो ज़्यादा इंक्रीज़ होगा। हमारे स्टूडेंट ऑस्ट्रेलिया जाएंगे, ऑस्ट्रेलिया से स्टूडेंट पढ़ने के लिए इंडिया आएंगे, तो ये भी अदर एरियाज़ में हमारे जो रिलेशंस हैं वो काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन होंगे। यहाँ पर ये भी बताया गया है कि दोनों के दोनों जो कंट्रीज़ हैं क्वाड ग्रुप में एग्जिस्ट करते हैं, दोनों मेंबर्स हैं यूएस और जापान के साथ में, तो वहाँ पर भी दोनों के जो रिलेशंस जिस तरीके से बेहतरीन होंगे वो भी काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्ट करेंगे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के ऊपर। इंडिया जो है वो प्रेजेंट टाइम में नेगोशिएशन मोड में है बहुत सारी कंट्री जैसे यूएई, यूके, कनाडा, ईयू, इज़राइल, इन सभी के साथ में, और ऑस्ट्रेलिया। यहाँ पर नेगोशिएशन चल रहा है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर के। इंडिया जो है वो यूएई और यूके के साथ में जो अपना अर्ली हार्वेस्ट एग्रीमेंट जो है वो फर्स्ट हाफ ऑफ 2022 में लगभग कंप्लीट करने की कोशिश करेगा। यहाँ पर जो आर्टिकल है वो झारखंड में एक प्रोटेस्ट स्टार्ट हुआ है। प्रोटेस्ट में ये बोला गया है कि अभी 24 दिसंबर को झारखंड पर्सनल एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड राजभाषा डिपार्टमेंट ने एक नोटिफिकेशन इशू किया और मगधी, भोजपुरी और अंगिका ये जो रीजनल लैंग्वेजेस हैं उनको इंसर्ट किया कि डिस्ट्रिक्ट लेवल सिलेक्शन प्रोसेस में जो एग्ज़ाम होंगे वहाँ पर झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन में इन लैंग्वेजेस को इंक्लूड किया जाएगा और इनके बेसिस पर क्या होगा, जो भी एग्ज़ाम है डिस्ट्रिक्ट लेवल एग्ज़ाम में, उन एग्ज़ाम में इनको पार्टिसिपेट करने दिया जाएगा। अब यहाँ पर जो आदिवासी और मूलवासी जो हैं, यहाँ के कुछ लोग जो हैं वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि मगधी और भोजपुरी स्पीकर जो हैं हमारे स्टेट में वो काफ़ी कम है, फिर भी उनको आपने इंक्लूड कर लिया, और हमारी जो लैंग्वेज है, जो अदर लैंग्वेजेस हैं उनको आपने क्या नहीं किया, इंक्लूड नहीं किया। तो इसकी वजह से जो मगधी और अंगकारी ये लैंग्वेज बोलते हैं वो तो इसके समर्थन में है और बोल रहे हैं कि ये जो प्रोटेस्ट हो रहा है ये गलत हो रहा है, सही है इस तरीके की लैंग्वेजेस को इंसर्ट करना। और दूसरी तरफ वो लोग बोल रहे हैं कि ये इस लैंग्वेज को बोलने वाले जो लोगों की संख्या है वो काफ़ी कम है, उनको तो आपने इंसर्ट किया है और इनको हटाया जाना चाहिए, और जो अदर लैंग्वेजेस हैं उनको भी यहाँ पर पार्टिसिपेशन देना चाहिए। दूसरी बात आती है डोमिसाइल बेसिस पर। यहाँ पर डोमिसाइल बेसिस पर जो इशू है वो काफ़ी लंबे टाइम से चल रहा है। 1932 में जो प्रोटेस्टर्स थे वो डिमांड कर रहे थे कि आप जो है इस डेट के बेसिस पर जो भी लैंड रिकॉर्ड्स हैं उसके लिए स्टेट डोमिसाइल जो पॉलिसी है उसके अकॉर्डिंग काम करो। 2016 में रघुबरदास गवर्नमेंट जो है उन्होंने भी एक तरीके से 30 इयर्स का जो एम्प्लॉयमेंट का एक क्राइटेरिया उन्होंने डिसाइड किया था, 1985 को कट ऑफ ईयर डिक्लेयर किया था, उसके बेसिस पर डोमिसाइल पॉलिसी के बेसिस पर ये जो वर्क है वो किया जाना था, लेकिन इसमें रिजल्ट ढंग से नहीं आ पाया। तो यहाँ पर डोमिसाइल को और इसके अलावा लैंग्वेज दोनों के बेसिस पर झारखंड में प्रोटेस्ट चल रहा है। तो ये आज का हमारा इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर का डिस्कशन था। इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर की इम्पोर्टेंट न्यूज़ जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है उनको हमने डिस्कस किया है। अगर आप यहाँ तक आए हैं, वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ओके, थैंक यू।